नमस्ते। आज हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति अथवा विद्रोह भाग 1, जिसमें हम इसके कारणों का अध्ययन करेंगे कि 1857 की क्रांति या विद्रोह क्यों हुआ, इसके स्वरूप और इसके नेताओं, इसके प्रारंभ के बारे में हम चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कारणों का अध्ययन करते हैं कि 1857 का विद्रोह या क्रांति क्यों हुई। हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के कई कारण थे और इनको हम कई भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि राजनीतिक कारणों में जो सबसे पहला जो कारण बताया जाता है इसका कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियाँ जो 1798 से की गई थी, वे इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों में ये था कि ब्रिटिश सेना देशी रियासतों में रहेगी और देशी रियासतों का जितना भी विदेशी मामले हैं वो कंपनी के नियंत्रण में रहेगा। तो एक तरह से देशी रियासतों पे शिकंजा कसने की यह नीति थी और उनमें हस्तक्षेप करने की यह नीति लॉर्ड वेलेस्ली की थी, जिससे देशी रियासतें काफ़ी असंतुष्ट हुई और देशी रियासतों की जनता भी इससे असंतुष्ट रही और उन्होंने इस क्रांति में भाग लिया। दूसरा हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति जो थी, लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था और उसने देशी रियासतों के प्रति विलय की नीति अपनाई और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। उसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बगाठ, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि का विलय किया। व्यापकत्व सिद्धांत के आधार पर उसने बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि का विलय कर लिया। फिर हम देखते हैं कि सिक्किम और पंजाब, पीगू जो लोअर बर्मा है, उसको उसने विजय की नीति द्वारा जीता और अवध का जो विलय किया उसने, वह कुशासन का आरोप लगाकर किया। तो इस तरह से उसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी 1848 से 1856 के बीच, वह भारत का गवर्नर जनरल रहा और उसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। उसके काल में ब्रिटिश साम्राज्य काफ़ी फला फूला और उसका भौगोलिक विस्तार काफ़ी हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि शहजादा फर्रुखुद्दीन की मृत्यु के बाद नवीन उत्तराधिकारी शहजादे को राजकीय उपाधि और मुगल महल दोनों ही छोड़ने होंगे। तो इससे मुस्लिम जो प्रजा थी उनकी भावनाएं आहत हुई और उनको ये लगा कि अब हमारे शासक मुस्लिम न होकर ब्रिटिश होंगे। तो इससे जन विद्रोह भड़कने का आशंका थी और 1857 की क्रांति में या विद्रोह में मुस्लिम जो जनता थी उन्होंने भाग लिया। एक कारण हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन का जो स्वरूप था, अनुपस्थित प्रभुसत्ता, एब्सेंटिस्ट सॉवरेंटीशिप का था और अभी तक जितने भी जो शासक आए या विदेशी आए, पठान, मुगल, आक्रमणकारी, ये सब भारत में आकर बस गए और इन्होंने भारतीय बनकर यहाँ के धन का यहीं प्रयोग किया और यहाँ के विकास में अपना योगदान दिया। यहाँ का जो टैक्स लिया जाता था वो यहीं व्यय होता था। लेकिन अंग्रेज जो आए या ब्रिटिश आए, इन्होंने भारतीयों पर हजारों मील दूर से ये राज्य करते थे और भारत में उन्होंने बसने के कोई प्रयास नहीं किए और भारत के धन को इन्होंने बाहर बेचकर इंग्लैंड का विकास किया, न कि भारत का। तो जिससे ये एक राजनीतिक कारण था। अब हम देखते हैं कि जो पिंडारी थे, ठग थे, ये भारतीय रियासतों के अनियमित सैनिक थे। लेकिन जब रियासतों का इन्होंने विलय कर लिया ब्रिटिश साम्राज्य में, तो ये पिंडारी और ठग जो
जो ब्रिटिशों के तो विरोधी थे और देशी रियासतों के सहयोगी थे। इन्होंने इस विद्रोह में देशी रियासतों का या भारतीय जनता का साथ दिया और अंत में ये विद्रोहियों से मिल गए। कर्नाटक और नाना साहब जो कानपुर के शासक थे, इनकी उपाधियों और पेंशन को लॉर्ड डलहौजी ने बंद कर दिया। कर्नाटक के शासक की, तंजौर के शासक की और कानपुर के नाना साहब की उपाधियों और पेंशनों को जब बंद किया गया, तब ये ब्रिटिश विरोधी बन गए और इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया। तो हम देखते हैं कि ये राजनीतिक कारण थे 1857 की क्रांति के। अब हम देखें कि अन्य जो कारण थे वो क्या थे। प्रशासनिक कारण हम देखते हैं कि जिन राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उनके उच्च पदाधिकारियों को भी अपने पदों से हटाया गया, क्योंकि अंग्रेज उच्च पद पर किसी भारतीय को देखना पसंद नहीं करते थे। सेना में केवल सूबेदार और प्रशासन में सदर अमीन ही होता था। तो उच्च अधिकारियों, देशी जो भारतीय उच्च अधिकारियों को जब हटाया गया तो उनमें संतोष हो गया। देशी राज्यों को समाप्त किया गया या ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो उनके सैनिक बेकार हो गए और ऐसे सैनिकों की संख्या लगभग 60,000 से भी ज़्यादा थी। जमींदारों को जमीन छीन ली गई उनकी और दूसरे जमींदारों को दे दी गई। साधारण किसान व जनता बेरोजगारी से, पुलिस लूट से दुखी थे और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में उनको न्याय भी देर से मिलता था। तो इन सब कारणों से जन असंतोष भड़कना जरूरी हो गया। ये अफवाह भी फैली कि क्रीमिया युद्ध की पराजय का बदला लेने की रूस भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने वाला है या भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो प्रशासनिक कार्यप्रणाली अयोग्य थी, अपर्याप्त थी। इन सब कारणों से 1857 का विद्रोह भड़क गया। आर्थिक कारणों में देखें कि जो अंग्रेजों की भूमिकर व्यवस्था थी वो जनता में अप्रिय थी। हालांकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो किए गए, आपके जमींदारी व्यवस्था वापस लाई गई जो स्थायी बंदोबस्त के द्वारा, तो ये सब चीज़ें जो थी, लेकिन जनता में ये धीरे धीरे अप्रिय होती रही। नए प्रांतों, जिलों में कृषक विद्रोह करते रहते थे और कई जगह हम देखते हैं कि जनता इतनी रुष्ट थी कि भूमि कर को वसूल करने के लिए कई बार सेना भेजनी पड़ती थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में अब मध्यजन या बिचौली नहीं रहे थे और बहुत से तालुकदारों को, वंशानुगत भूमिपतियों को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया। बम्बई के इनाम कमीशन ने लगभग 20,000 जागीरें जब्त की और जो भूमिपति थे, लैंडलॉर्ड थे, वो निर्धन बन गए। अवध के विलय के समय लगभग 25,543 ग्राम तालुकदार के पास जमीन थी, लेकिन विलय के बाद केवल 13,640 तालुकदारों के पास ही जमीन रह गई। कुछ तालुकदार तो अपना सब कुछ गंवाकर कंगाल हो गए। ब्रिटिश और जो तालुकदार भूमि करों से मुक्त थे, उनसे वे दस्तावेज मांगे गए जिनमें उन्हें भूमि कर से मुक्त किया गया था, लेकिन ये संभव नहीं था और उनको भी कर देना पड़ा। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां इस प्रकार से थी जो भारतीय व्यापार और उद्योगों के विरुद्ध थी। भारतीय हस्तशिल्प का नाश किया गया ब्रिटिशों द्वारा, उद्योग व्यापार का नाश हो गया। कार्ल मार्क्स ने 1853 में लिखा कि ये अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय खड्डी अर्थात लूम को तोड़ दिया और चरखे का नाश कर दिया।
अंग्रेजों ने भारतीय सूती कपड़े को अंग्रेज मंडियों से वंचित कर दिया और फिर भारतीय सूती कपड़े की मातृभूमि को ही सूती कपड़े से भर दिया, जिससे भारतीय उद्योगों का नाश हो गया। जब उद्योग धंधों का नाश हुआ तो कृषि अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा। कृषि अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ने से कृषक थे जो भूमिहीन मजदूर बन गए। अवध के प्रत्येक परिवार किसान परिवार में से एक ब्रिटिश सेना में भर्ती था और 1857 से पहले अवध में कम से कम 21,000 तालुकदारों की जागीरें छीनी गई थी, तो जिससे सेना अंग्रेजों के विरोधी हो गई। अंग्रेज कभी भी स्थायी रूप से भारत में नहीं बसे और देश का पैसा कमाकर वे इंग्लैंड लौट जाते थे और देश का अत्यधिक धन का निकास हो रहा था। सामाजिक कारणों में हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने हिंदुओं को बर्बर और मुसलमानों को कट्टरपंथी निर्दयी कहा। वे भारतीयों को बेईमान समझते थे और भारतीयों को काले व सुअर की संज्ञा देते थे। शिकार पर जाते समय अंग्रेज पदाधिकारी व यूरोपीय सैनिक भारतीयों पर बलात्कार करते थे। भारतीय सोचते थे कि अंग्रेज उन पर अपनी सभ्यता लाद रहे हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब सुधार किए तो भारतीय जो रूढ़िवादी लोग थे उनको यह बात पसंद नहीं आई कि वे हमारी सभ्यता में सेंध मार रहे हैं। रेल डाक तार व्यवस्था उनको अपनी रूढ़िवादिता व अंधविश्वास के कारण बुरी लगने लगी। तो एक सामाजिक कारण यह था कि जो सुधार किए गए वो भारतीयों को पसंद नहीं आए। धार्मिक कारणों में हम देखते हैं कि अंग्रेज ब्रिटिश ये मानते थे कि विश्व को सभ्य बनाना उनका उद्देश्य है और एक उद्देश्य यह भी है कि भारत देश को ईसाई बनाया जाए। ब्रिटिश भारतीय धर्मों की निंदा करते थे। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक में दर्शाया कि अंग्रेज सैनिक ब्रिटिश पदाधिकारियों राम और मोहम्मद को गालियां निकालते थे, सैनिकों को ईसाई बनाने के लिए प्रेरणा देते थे और भारत में अनेक मिशनरी स्कूल जो थी बच्चों को धार्मिक शिक्षा देती थी और उन्हें ईसाई बनने के लाभ बताती थी। ईसाई धर्म प्रचारकों को पर्याप्त सुविधाएं दी जाती थी। सरकार की ओर से उन्हें काफ़ी सहायता मिलती थी। 1850 में पास किए गए धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा हिंदू रीति रिवाजों में काफ़ी परिवर्तन लाया गया। धार्मिक परिवर्तन से पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। स्कूलों में बाइबल के उपदेश पढ़ाए जाते थे। गोद निषेध प्रथा भारतीयों के धर्म के विपरीत थी। कारागार में बंदियों को अपने बर्तन ले जाना निषेध कर दिया गया। तो इन सब कारणों, धार्मिक कारणों के द्वारा जनता में असंतोष होना स्वाभाविक था। सैनिक कारणों में हम देखें तो जैसा कि हमने बताया कि भारतीय सैनिकों की संख्या अंग्रेजों की सैनिकों से 6 गुना अधिक थी, लेकिन सभी जो उच्च पदों पर विराजमान थे वे अंग्रेजी थे। अंग्रेजों सैनिकों को व अधिकारियों को वेतन, तरक्की, भत्ता भारतीयों की अपेक्षा बहुत जल्दी मिल जाता था और उनको अधिक सुविधाएं प्राप्त थी। भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज अधिकारी बुरा व्यवहार करते थे और भारतीयों को गाली दिया करते थे।
जब युद्ध हुआ होता था तो भारतीय सैनिकों को आगे रखा जाता था। बंगाल की सेना में कुलीन, अभिजात वर्गीय ब्राह्मण व राजपूत अधिक थे और उन्हें समुद्र यात्रा अपने धर्म के विरुद्ध लगती थी। सेना के नए नियम के अनुसार सेना में हिंदू तिलक नहीं लगा सकते थे, वे टोपी नहीं पहन सकते थे, चोटी नहीं रख सकते थे, मुसलमान दाढ़ी मूछ नहीं रख सकते थे। देशी राज्यों के विलय से बहुत से सैनिक बेकार हो गए। सैन्य विभाग के बहुत से अफसर प्रशासनिक विभागों में भेजे गए थे। अफगानिस्तान में जब अंग्रेजों की पराजय हुई तो लोगों को लगा कि अंग्रेज अपराजित नहीं है, उन्हें भी पराजित किया जा सकता है। सेना में ऐसे अफवाह भी फैली कि सेना को ठेकेदार लोग जो आटा देते हैं उनमें आदमियों की हड्डियों का चूरा मिला रहता है। चार्ल्स नेपियर जो उच्च जातीय सैनिकों पर विश्वास नहीं करता था, वे मानता था कि उच्च जातीय सैनिक जो है भारत के, वो धोखेबाज हैं। लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर होने के समय से लगभग 3 सैनिक विद्रोह हो चुके थे। पहला 1849 में 22वें NI का विद्रोह, दूसरा 1850 में 66वें NI का विद्रोह और तीसरा 1852 में 38वें NI का विद्रोह। बंगाल की सेना में अधिकतर अवध के लोग थे और जब अवध के विलय के लिए सेना भेजी गई तो अवध में विद्रोह का दमन करने जब सेना भेजी गई तो सेना को महसूस हुआ कि उनकी शक्ति का प्रयोग तो अपने ही लोगों के विरुद्ध या अपने ही राजा को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। तो लोगों को असंतोष हुआ। जो सैनिक अफगानिस्तान में 1839 से 42 तक रह आए थे उन्हें समाज में उनकी जाति में वापस नहीं लिया गया। 1854 में डाकघर अधिनियम में सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधाएं भी ब्रिटिशों ने समाप्त कर दी, जिससे सैनिकों में असंतोष व्याप्त हो गया। तो ये धार्मिक व सैनिक कारण थे। अब हम देखें कि 1857 की क्रांति विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पे एक नई राइफल चलाई जिसको एनफील्ड राइफल कहा गया, जो अच्छी भी थी और प्रयोग करने का निश्चय किया गया इसको। इस नई राइफल का प्रयोग और इसकी ट्रेनिंग डमडम, अंबाला व सियालकोट में होनी थी। इसके कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैली कि चर्बी वाले कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने तुरंत इसका खंडन किया और बाद की पूछताछ में सिद्ध हुआ कि गाय व बैल की चर्बी वाले वास्तव में वूलिश शस्त्रागार में प्रयोग की जाती थी। पर सैनिकों को ये विश्वास नहीं हुआ और वे सोचने लगे कि उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। और बाद में हम देखते हैं कि बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया 29 मार्च 1857 को, और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुटेंट पे आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। 34वीं NI रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और अपराधियों को दंड दिया गया। मंगल पांडे को मौत की सजा हुई। मई 1857 में मेरठ में 85 सैनिकों ने
कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और उनको दीर्घ कारावास मिला। 10 मई 1857 को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को छुड़वाकर वे दिल्ली की ओर बढ़ गए। मेरठ से चलकर 2000 भारतीय सैनिक 11 मई 1857 को दिल्ली आए और उन्होंने महल व नगर पर अधिकार करके बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेतृत्व करने के लिए मना लिया और उसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो अब विद्रोह देशव्यापी हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इस विद्रोह के प्रारंभ को देखेंगे और इसका प्रसार कहाँ कहाँ भारत में किन किन क्षेत्रों में प्रसार हुआ और इसके नेता कौन कौन थे, इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।